Friends, this video lecture is a part of Ocean Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter that is D block elements. So basically, today we discuss the remaining characteristics of the D block elements that are generally studied okay, in class 12. So first we have a look on a catalytic properties. Have you know about the catalyst? Catalyst होता क्या है? So simple terms में catalyst का मतलब होता है catalysts are those substances which increase or decrease the rate of reactions. So basically catalytic property कैसे show करेगा? As we know, the D block element show variable oxidation states. यानी कि D block element जो है एक से ज़्यादा oxidation states occupy करते हैं, and because of that property, D block elements may have number of unpaired electrons. Partially filled n-1d orbitals allow them to responsible for their catalytic properties. यानी कि partially filled आपका n-1d orbitals है वो ही responsible है इनकी catalytic behavior के लिए. And because of that, most of the d block elements are behave as a catalyst. For example, platinum, molybdenum, titanium, palladium and nickel. So basically ये सारे elements जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं इन डिफरेंट प्रोसेस. मैं एग्जांपल और भी बता देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम आर यूज्ड. यस, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है यानी कि वनस्पति घी. वहाँ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम काम में. दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा हेबर प्रोसेस का. हेबर प्रोसेस जो है वहाँ अमोनिया सिंथेसाइज की जाती है बाय टेकिंग यूज ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड मोलिब्डेनम. आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम जो है वो आपका इसका क्या कहलाता है, प्रोमोटर कहलाता है. आयरन और मोलिब्डेनम भी कैटालिटिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और एग्जांपल देता हूँ आपको, टिटेनियम का काम आ रहा है. तो टिटेनियम टेट्राक्लोराइड trialkyl aluminate that is best known by the name Ziegler-Natta catalyst. तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट जो है वो वहाँ टिटेनियम जो है एक मेन एलिमेंट के फॉर्म में कार्य करता है. तो टिटेनियम is in a Ziegler-Natta catalyst play a crucial role for the catalytic behavior. As similar, CuCl2, that catalyst is generally used in a Diakon process where chlorine is synthesized. Not chlorine, hydrochloric acid is synthesized. So HCl जहाँ बनाया जाएगा तो वहाँ Diakon प्रोसेस बोलते हैं उसे, और वहाँ आपका जो है कौन काम में आएगा, CuCl2 कैटलिस्ट. देखिए मैंने बहुत सारे कैटलिस्ट के एग्जांपल दिए हैं, प्रोसेस के भी एग्जांपल्स दिए जो जनरली जो है कैटालिटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. एक और एग्जांपल मुझे याद आता है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड अ कैटलिस्ट प्लेटिनम. तो प्लेटिनम आप वहाँ यूज करते हैं, है ना. बहुत सारे एग्जांपल हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के जो डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, और ये इंडस्ट्रियली जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. अनदर एग्जांपल आपका आता है ओसवाल्ड प्रोसेस. ओसवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम भी काम में लिया जाता है, जहाँ नाइट्रिक एसिड सिंथेसाइज किया जाता है, ओसवाल्ड प्रोसेस. एक और प्रोसेस का नाम याद आता है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एंड वेयर वी यूज अ कैटलिस्ट दैट कंटेन डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5. तो ये वहाँ काम हमारा है. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड सिंथेसाइज किया जाता है. बेसिकली मैंने इतनी सारी प्रोसेस बोली है जिनके अंदर कोई ना कोई कैटलिस्ट काम में आ रहा है. ओके, तो ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है. बेटा जो मैंने बोला है उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन सेट करूंगा और वो क्वेश्चंस के आंसर आप ये बातें या आप सुनेंगे तभी आप दे पाएंगे. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कलर प्रॉपर्टी. मोस्ट ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्यूशंस, आयंस भी और सॉल्यूशंस भी और कंपाउंड भी, they are generally show colored. They are colored. For example, copper sulfate is there. तो
कॉपर सल्फेट जो आपका होता है क्रिस्टलीय सोल्ट है बेसिकली ये। तो क्रिस्टलाइज सोल्ट आपका कॉपर सल्फेट का है, ब्लू कलर के क्रिस्टल यहाँ देखने को मिलते हैं। ये अनदर एग्जांपल फेरस सल्फेट, दैट इज अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड FeSO4 जिसे आप बोलते हैं केमिकली। कॉपर सल्फेट इज आल्सो नोन बाय द कॉमन नेम ब्लू विट्रोल, while ferrous sulfate is also known by the name ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का मतलब होता है हरा तोता और ब्लू विट्रोल का मतलब नीला तोता। तो इस तरीके से ये कैसे कंपाउंड्स है जो कलर्ड है। अदर देन दिस पोटेशियम पर मैग्नेट सुना होगा, लैब में भी अवेलेबल है, दैट इज अ वॉलेट कलर क्रिस्टल्स एंड एज वी ऑल सीन देम। एंड अदर एग्जांपल्स आर यस कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्टस क्लोराइड जो होता है बेसिकली वो आपका रेड रोज कलर का होगा। जितने भी निकल कंपाउंड्स हैं दे ऑल डार्क ग्रीन इन कलर। तो निकल के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं, whether it is a nickel carbonate, whether it is a nickel chloride, and जितने भी कोबाल्ट के कंपाउंड्स होते हैं वो आपके रेड रोज कलर के होंगे, जैसे कोबाल्टस क्लोराइड, कोबाल्ट नाइट्रेट एटसेट्रा। जितने भी आपके फेरिक वाले जो है आयन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे फेरिक क्लोराइड है FeCl3, तो वो आपका रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और जितने भी आपके फेरस वाले कंपाउंड है यानी कि FeSO4 जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की 2 है वो आपके ग्रीन कलर के होंगे। डार्क ग्रीन है तो निकल है और ग्रीन है तो ओनली फेरस है। इसके अलावा बात करते हैं ब्लू कलर के कंपाउंड कॉपर के मिलेंगे आपको, मैं बोल चुका हूँ पहले। जिंक के जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं वो सारे कलरलेस होते हैं बिकॉज जिंक इज कलरलेस और इसके जो आयंस है वो भी कलरलेस है। predominantly zinc show its only single oxidation state that is +2 and +2 oxidation state show करता है बस। और due to devoid of completely devoid of from unpaired electron that do not show any color property, इसके पास कोई unpaired electron नहीं है जो कोई color property भी show नहीं करेगा। तो color property show करने के पीछे लॉजिक क्या है अब उसके ऊपर आते हैं। because these unpaired electrons show dd transition, अरे ये जो unpaired electron है ये डी ट्रांजिशन शो करता है, यानी कि डी का डी में ट्रांजिशन, यानी कि डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहा है, इसे बोलते हैं आप डी ट्रांजिशन। देखिए किस तरीके से ये होगा। मान लीजिए अच्छा एक थ्योरी आती है, अपना अगला जो चैप्टर आ रहा है दैट इज चैप्टर 9 आल्सो नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दैट इज कॉल्ड CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बात करते हैं आप स्प्लिटिंग की। ऐसा माना जाता है कि डी और डी सबशेल के अंदर, देखिए अभी तो आपको मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन है आपको। डी सबशेल होता है जिसके अंदर ये 5 ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है। तो ये DXY ऑर्बिटल है, DYZ है, DZ² है, DX², Y² एंड DZX है। ये क्लास 11th में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अच्छे से। बात कर रहा था मैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या है 5 आपके डी ऑर्बिटल्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन है D4, किसी का भी हो सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। अब अकॉर्डिंग टू CFT ऐसा माना जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर एनर्जीज दे स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं सभी की एनर्जी बराबर है। देखिए ये ग्राफ है कम्प्लीटली, ये एक मैथमेटिकल इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ एनर्जी लिखना मैं भूल गया, यहाँ एनर्जी शो की जाती है बॉटम टू टॉप, यहाँ एनर्जी चल रही होती है। कहने का मतलब अगर आप एनर्जी टी के लिए देखें तो आपका जो ये है इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर इसकी है और फिर इसकी। तो मैं यहाँ इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि डायग्राम एकदम करेक्टली जो है आप ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। ये देखें तब तो बेसिकली जो है मैं इसको और अच्छे से शो करता हूँ ताकि आपको शो हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली जो है ये एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल एनर्जी टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको इसकी देखने को मिलेगी, थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यस। तो एनर्जी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, सबसे कम एनर्जी इसकी है, इसका नाम है T2G लेवल। फिर इन 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स की हैं जो अपनी ग्राउंड स्टेट पर है।
ये क्या हुआ, इनमें एनर्जेटिक डिफरेंस होने की वजह से दो लेवल्स में टूट के एक एनर्जी ज्यादा और एक एनर्जी कम। इसकी एनर्जी कम है उसे बोलते हैं T2G लेवल, और जहाँ एनर्जी क्या है ज्यादा है उसे बोलेंगे आप EG लेवल। ठीक है, इसके बारे में मैं काफी डिटेल से बात करूंगा चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। अब DD ट्रांजिशन कैसे होता है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कभी EG से T2G में चले जाते हैं और T2G से EG की तरफ मूव करते हैं। तो इस टाइप का जो ट्रांजिशन होगा D से D के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड DD ट्रांजिशन। देखिए EG भी D सबशेल का पार्ट है और T2G भी D सबशेल के पार्ट्स हैं, इसलिए आप DD ट्रांजिशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है DD ट्रांजिशन क्या है। यहाँ तो डायग्राम मिलेगा नहीं आपको एडवाइजर के अंदर, तो ये मैंने मेरी तरफ से बनाने की कोशिश की है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। और ये चीज जो है डिटेल से आपके चैप्टर नंबर 9 में, क्योंकि मैंने बोला था आपसे DNA ब्लॉक एलिमेंट इज कम्प्लीटली अटैच्ड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दोनों चैप्टर 8 और 9 दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो DD ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअली होता है क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करता है, समझ रहे बात को, जब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी की तरफ जंप करता है तो इट रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये कहीं बाहर से इसे गेन करेगा। जब ये बाहर से किसी एनर्जी को गेन करेगा, इसका मतलब इस टाइप का ट्रांजिशन एंडोथर्मिक होगा। और एंडोथर्मिक मतलब वो एनर्जी कहाँ से ले रहा होगा, विजिबल रीजन से किसी पार्ट की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का ट्रांजिशन की वजह से विजिबल रीजन में कोई पार्ट जो है वो गायब हो चुका होगा, 7 कलर में से कोई एक कलर। और जब ये वापस कहाँ से आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन शो करेगा, तो वो पार्ट जो उसने यहाँ एब्जॉर्ब किया था वो फ्रीक्वेंसी उस कलर की जो यहाँ एब्जॉर्ब हुई थी, वो यहाँ पे क्या होगी, जब ये वापस लौटेगा तो इट हैव टू लूज दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब ये अपनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज करेगा तो यहाँ से इस टाइप की रिएक्शन कहलाएगी एक्सोथर्मिक, और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो लाइट और लाइट की फॉर्म में निकलेगी। जो कलर इसने यहाँ एब्जॉर्ब किया था वो यहाँ रिलीज करेगा, है ना। मान लीजिए इसने ब्लू कलर रीजन में जो है, इसने फ्रीक्वेंसी रीजन में या वेवलेंथ रीजन में जो है कलर इसने एब्जॉर्ब किया था जाते वक्त, तो फिर ये जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा तो ब्लू कलर जो है यहाँ से रिलीज करेगा। दैट्स व्हाई आयंस आर अपीयर्ड कलर। तो बेसिकली DD ट्रांजिशन वजह है जिसकी वजह से जो है आयंस जो है वो क्या है, कलर्ड नजर आते हैं। तो आपसे कोई पूछे why generally D block elements ions are generally colored, so reason is due to presence of unpaired electron and which involved in DD transition. That is the answer. Come to the next, magnetic behavior. If we talk about the magnetic properties of D block elements, then what we find, due to presence of unpaired electrons, they develop some magnetic field around them, and that is called magnetic behavior. And because of that, they behave with the external magnetic field according to them. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को आप या मैग्नेटिक बिहेवियर को जब आप मेजर करते हैं, दैट मेजर्ड इन मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट से आप उसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी है अपने पास। सो हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी मेजर दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी with the help of formula of magnetic moment, and that is mu is equal to under root n plus 2. What about the n? N is the number of unpaired electron. तो number of unpaired electron आप यहाँ रख दे, आपको mu का वैल्यू मिल जाएगा। mu का मतलब है magnetic moment that always measured in a BM, बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट्स। ये बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट्स में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे। यस, तो बोर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट फॉर मेजरिंग मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर किया जाता है बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर। और बोर मैग्नेट्रॉन जो है ऐसे मेजर किया जाएगा, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आप मैग्नेटिक मोमेंट को, और ये फॉर्मूला रहा। तो n जब आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ होता है, यानी कि म्यू का वैल्यू दिया होता है, और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा होता है
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा होता है। दैट इज काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, और आप उसे आसानी से कर सकते हैं। म्यू का जो भी वैल्यू दिया हुआ है आप यहाँ पुट करें, you can obviously you can find the value of n. Come to the next. Now on the basis of magnetic behavior, d block elements can be classified into three category: dia, para and ferro. तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आपको किस टाइप को देखने को मिलेंगे, मैं एक ग्राम डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स which are weakly repelled by external magnetic field. मान लीजिए दो यहाँ पर जो है आपने परमानेंट मैग्नेट के पीसेस रखे हुए, वन रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, अनदर रिप्रेजेंट द साउथ पोल। ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो लाइंस के फॉर्म में नजर आ रहा है। वैसे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपकी मैग्नेट्स हैं जो एक्सटर्नली पुट की हुई है, इनके बीच में ये लाइंस जो है, नॉर्मली अगर मैं इस मेटेलिक पीस को हटा देता हूँ, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है कोई भी, उसका सिलेंडर बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो लाइंस है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे मस्ट बी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट थी। लेकिन जैसे आप यहाँ पर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सिलेंडर बीच में रखते हैं आप, तो मेटेलिक सिलेंडर, yes, that metallic cylinder is responsible for the repulsion and that repel the external magnetic field but weakly. So such type of material are called diamagnetic, not a dynamagnetic. Diamagnetic इन यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। तो डायामैग्नेटिक टाइप के मटेरियल आपके कहलाएंगे आर दोज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और मटेरियल्स which weakly repel the external magnetic field। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। दोज मटेरियल व्हिच वीकली अट्रैक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंस को अपनी तरफ खींचे तो उसे आप बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड दैट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जो आपको डायग्राम से शो हो रहा है। देखिए लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से होते हुए गुजर रही है, और दैट्स व्हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती है, परमानेंट चुंबक जो जिसे मैग्नेट का बोलते हैं, तो बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। For example, iron, cobalt and nickel, these are the ferromagnetic type of material। और डायामैग्नेटिक की बात करें तो जैसे बेंजीन हो गया है ना, तो सारे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। अच्छा, उसकी बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जिसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो सारे जो है आपके कैसे हैं, डायामैग्नेटिक हैं। जिसके बाद कुछ चेक है, यानी कि 1 or 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक एंड दैट हैज हैव मोर देन 3, 4 और 5 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो उसे फिर आप फेरामैग्नेटिक बोलेंगे। इस तरीके से जो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ डिटेल से समझाया, जैसे कलर प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक बिहेवियर हुआ, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हुआ, बेसिकली आज मैंने यही पढ़ाया आपको। 3-4 प्रॉपर्टीज थी। इस तरीके से आपका जो है डी ऑर्बिटल जो है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपका नॉट मैग्नेटिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। और जनरल ट्रेंड्स, यानी कि आपने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, बात की थी आपने डेंसिटी की, बहुत सारी चीज़ों की बात की। तो इस बार जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। और आप इसे कॉपी में भी नोट कर लेंगे और इनके आंसर्स भी लिख लेंगे। ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, Zn yes Zn2 plus ion is colorless while Cu2 plus is colored। आपको रीजन देना है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
DD ट्रांजिशन। ओके, आपको बताना है DD ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं। You have to explain DD transition with the help of suitable diagram. And third is write the yes. What are the types of material on the basis of magnetic behavior? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, वाई, या सिंबल लिख सकते हैं आप, गिव रीजन। गिव रीजन D block elements are generally act as good catalyst। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिफ्थ, राइट द नेम ऑफ catalyst that use in following process। तो बेसिकली आपको कैटलिस्ट का नाम लेना है जो यहाँ जनरली आप काम में लेंगे, ये काम में आता है, और प्रोसेसेस कौन सी है वो भी मैं शो कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला प्रोसेस आ रहा है आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस। आप ढूंढना है इसे, यहाँ पर वो पी ब्लॉक एलिमेंट से मिल जाएगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, डियाकन प्रोसेस, नेक्स्ट हैबर प्रोसेस, नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, hydrogenation of vegetable oil। Other than this, polymerization process, etc। ये प्रोसेस है, इनमें कौन कौन से कैटलिस्ट आप काम में ले रहे हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आप काम में लेते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ओसवाल्ड में काम में लेते हैं प्लेटिनम, डियाकन प्रोसेस में CuCl2, हैबर प्रोसेस में आयरन मोलिब्डेनम, एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में आप काम में लेते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में आप काम में लेते हैं ट्रिटियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनेट, यानी कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सो दिस इज ऑल आर अबाउट द टुडे लेक्चर, एंड आई होप you are able to give the answer of these 5 questions। ओके, इस तरीके से आपके हो गए आज कितने क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस we have complete, and now we have 8 more questions of this chapter। So this is all about today's lecture, and I hope you enjoy this lecture video। Have a nice day।